भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान से। तो आइए अपने आज के गांव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, यूँ तो हमारे देश में औषधीय फसलों की खेती कई समय से की जा रही है, लेकिन जब आप औषधीय फसलों की खेती करते हैं तो ज़रूरी होता है ये जानना कि किस तरीके का स्थान है और वहाँ की जलवायु कैसी है। तो आपको स्थान और जलवायु के हिसाब से ही फसलों का चयन करना चाहिए। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एलोवेरा की खेती के बारे में और इसकी खेती के दौरान कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतने की है आवश्यकता, आइए जानें। तेजी से औषधीय पौधों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव में लोगों ने किसी न किसी रूप में औषधीय पौधों के हिस्सों का उपयोग किया है। ऐसे ही पौधों में एक है एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी या ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी पत्तियां साल भर हरी भरी बनी रहती है, जिनमें 70 कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन, शर्करा, लवण, अमीनो अम्ल, फेनोलिक व सैलिसिलिक अम्ल पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी पत्तियों के पल्प का इस्तेमाल दवा और सौंदर्य के लिए भी किया जाता है। मौजूदा समय में इसकी बढ़ती मांग किसानों के लिए इसकी खेती और उत्पाद के द्वार खोल रही है। तो आइए जानते हैं एलोवेरा की खेती के बारे में विस्तार से। एलोवेरा शुष्क इलाकों, जहां बरसात कम होती हो या जहां पानी की सुविधा कम हो, ऐसे इलाकों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसीलिए इसकी फसल सूखा भी बर्दाश्त कर सकती है। मेरा भी खुद का एक फार्म था, तो उस फार्म में मेरा प्रॉब्लम ऐसा था कि पानी कमी था। वैसे तो वो बैरन लैंड थी, वहाँ क्या करने का वो सोच रहा था, क्योंकि मैं गन्ने का खेती नहीं कर सकता था, क्योंकि गन्ने की खेती के लिए पानी तो बहुत लगता था। उसी वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना एलोवेरा हम कल्टीवेट करें। मैंने एलोवेरा लगाया, वहाँ एलोवेरा लगा के उसके ऊपर प्रोसेसिंग के लिए मैं बहुत घूमा, बहुत जगह पे गया, बहुत जगह पे मैंने वहाँ रिसर्च किया, उसमें कैसे कैसे प्रोसेसिंग क्या हो सकता है क्या नहीं। इंटरनेशनल कुछ ब्रांड्स है, उनको भी मैंने कांटेक्ट किया, उनकी मार्केटिंग नेटवर्क को देखा मैंने, तो उसकी डिमांड जैसे भी मैंने देखा तो मैंने डिसाइड किया कि यस, आई मस्ट हैव टू गो फॉर एलोवेरा जूस। तो ये एलोवेरा जूस में जाने से पहले उसमें तो बहुत सी ब्रांड्स है, बहुत सी जातियाँ हैं, तो कौन सी जातियाँ अच्छी है, तो उसका जब मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे मिला एक कि एलोवेरा बार्बाडेनेसिस कल के एक प्रजाति है कि जो अपनी भारत देश में बहुत जगह पे अच्छी तरह से आती है, लेकिन वो उसको इतना वैल्यू नहीं कि हम उसको फार्म में कल्टीवेट करें। क्यों मालूम नहीं। वैसे तो हमारे पूर्वज भी बोलते थे कि एलोवेरा हम आँखों के लिए अच्छा है, एलोवेरा बालों के लिए अच्छा है, एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा है। एलोवेरा अगर एसिडिटी होती है तो एलोवेरा का एक स्लाइस कट करके उसको हल्दी मीट लगा के, नमक लगा के हम उसको खाते तो भी एसिडिटी कम हो जाती है, पेट के लिए अच्छा है। ये ऐसी इतनी वैल्यूएबल, इतनी महत्वपूर्ण अगर एलोवेरा है तो उसकी हम प्रोसेसिंग क्यों ना करें, ऐसे मैंने सोचा और प्रोसेसिंग के लिए मैंने डिसाइड किया। उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने उसका प्रोसेसिंग शुरू किया। प्रोसेसिंग करते वक्त मुझे 6 महीना उसमें से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन मैंने उसकी पीछा नहीं छुड़ाया।
और मैंने डिसाइड किया कि अभी एलोवेरा में ही काम करना है मुझे। एलोवेरा का फ्यूचर अच्छा है और इससे कुछ एक आदर्श बन जाए कि जिसकी वजह से आज कल की यंग फार्मर्स को लगेगा कि चलो हम भी एक खेती में जाए, खेती में जाके हम भी कुछ प्रक्रिया उद्योग करें। हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री होता है। वहीं मिट्टी की बात करें तो बलुई, दोमट से लेकर पहाड़ी मिट्टी में भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। व्यावसायिक खेती के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें, जैसे IC 111271, IC 111280, IC 111269, IC 111273। इन किस्मों में पाई जाने वाली एलोडीन की मात्रा 20 से 23% तक होती है। इसकी बुआई से पहले खेतों को जोतकर तैयार करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय लगभग 15 से 20 टन सड़े गोबर की खाद डाल सकते हैं। गुदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होता है। 10 से 15 सेंटीमीटर की अच्छी पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई-अगस्त का होता है। इस मौसम में रुपाई करने से पौधों का विकास काफी तेजी से होता है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। रुपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां अधिक पाला नहीं पड़ना चाहिए। एलोवेरा की खेती में लागत भी कम आती है और पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है। इसके खेतों से खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करें। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दे। खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसीलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि कभी कभी पत्तियां सड़ जाती है या उन पर धब्बे पड़ जाते हैं, तो ऐसे में गली पत्तियों को काट कर बाहर निकाल दे। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। तैयार पत्तियों की कटाई या तुड़ाई तब करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पौधे के बीच की पत्तियां सुरक्षित रहे, जिससे पौधा विकास कर सके। उपज की बात करें तो औसतन प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन ताजी पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। उचित देखभाल से 25 से 35 टन तक पैदावार ली जा सकती है। एलोवेरा खेती में बहुत फायदा है, लेकिन इसके लिए रासायनिक कोई खत की मात्रा नहीं होनी चाहिए। उससे सिर्फ सेंद्रीय खत होना चाहिए। इसके लिए इसका उत्पादन कम से कम एकरी 20 टन निकलता है। बाजार मार्केट में 7 या 8 हज़ार रुपये टन से कम 1 एकड़ में 1,60,000 रुपये का फायदा होता है। और इसमें पूरा वर्ष भर 3-3 महीने के अंतर से अंतरपीक लेने से उसका मेंटेनेंस का खर्च है जो वो निकल जाता है। ये कम से कम मैं 15 साल से कर रहा हूँ और इसमें मेरे को कोई ही नुकसान नहीं हुआ है। मेरी इस जगह में 6 एकड़ खेती है, उसमें से करीब 1.5 एकड़ का है वो मैं एलोवेरा लगाया है। उसमें छोटे छोटे प्लाट है, 10 गुंठा 20 गुंठा, और उसमें हापुस भी है और हापुस के अंदर ही लगाया हुआ है। बाकी जितना खेती में मुनाफा होता है शुगर केन का, जंजीर का, उससे एलोवेरा बहुत किफायतशीर है। इस तरह से एलोवेरा के बढ़ते उपयोग के कारण एलोवेरा की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो सकती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं भेड़ पालन के बारे में। भेड़ पालन करके आप आज के समय में अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ पालन में लागत नहीं लगती लेकिन मुनाफा काफ़ी अच्छा हमारे किसानों को मिल सकता है। तो खेती किसानी के साथ साथ अगर आप भेड़ पालन को भी अपनाएं तो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। तो आइए भेड़ पालन के संबंध में लें कुछ विशेष जानकारियाँ। भेड़ पालन कम श्रम में अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा भेड़ों के होठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फसल की कटाई के बाद बची गांठों को खाने में अनुकूल होते हैं। इस तरह ये फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। इतनी खूबियों के बाद भी भेड़ों की संख्या में कमी देखी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग, वहीं इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी पाई जा रही है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि वो इनसे मिलने वाले उत्पादों की महत्ता को समझते हुए भेड़ पालन में रुचि बढ़ाए। ये बेहद सरल और सहज है। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। भारत में 30 से 40% शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भेड़ें पाई जाती है। स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से भेड़ की नस्ल का चयन करना चाहिए, जैसे गद्दी, मुजफ्फरनगरी, जालोनी, गुरेज, पुंछी, करनाहा, बनपाला और कश्मीरी मेरिनो भेड़ की किस्में देश के अलग अलग स्थानों में पाली जाती है। इनका आवाज बेहद सरल होता है। साधारण सा बाड़ा बनाकर भी इन्हें पाला जा सकता है। वहीं इनका आहार भी बहुत सरल होता है। भेड़ें ज्यादातर घास खाना पसंद करती है। घास की कई प्रजातियां हैं जो भेड़ों द्वारा पसंद की जाती है। भेड़ें फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों से भी अपने आहार की पूर्ति कर लेती है। लेकिन व्यावसायिक रूप से लाभ लेने के लिए भेड़ों को चराई के अलावा विशेष आहार दिया जाता है, जो उसकी आयु के हिसाब से होता है। मेमनों का आहार पैदा होने के 1 से 2 घंटे के अंदर मेमनों को खींच दे। 2 सप्ताह तक मेमनों को 250 ग्राम प्रतिदिन दूध पिलाए। 2 सप्ताह के बाद चारा व दाना देना शुरू करे। गाभिन भेड़ का आहार अधिक ऊर्जावान आहार जैसे जौ, मक्की व जई दे। ब्याने के कुछ दिन पहले खाने में दाने की मात्रा कम कर दे। ब्याने के बाद हल्का और दस्तावर दाना व चारा दे। दुधारू भेड़ का आहार दुधारू पशुओं को उत्पादन और निर्वाह आहार देना चाहिए। सवाल ये बनता है कि भेड़ों के लिए क्या बीमारियां होती हैं और उनका रखरखाव जो है हमारे किसान भाई कैसे करें? हाँ बिल्कुल, भेड़ भी उसी तरह से जैसे अन्य पशुओं को रोग होता है, वैसे ही भेड़ों में एक एंटीरोटॉक्सीमिया करके एक रोग होता है। ये एंटीरोटॉक्सीमिया की एक अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। इस रोग से भेड़ों में बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है। तो भेड़ों का आप ध्यान रखिए कि एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन आपने लगवाई है कि नहीं लगवाई है, वो जरूर लगवानी चाहिए। साथ ही साथ जहाँ भेड़ जो है, क्योंकि भेड़ ज़मीन से बहुत नज़दीक से चरती है, आपने देखा है उसको, तो बहुत सारे उसके पेटे कीड़े भी हो जाते हैं। भेड़ में बहुत सारे पेटे कीड़े होते हैं, खासकर एक हेमोंकस नाम का कीड़ा होता है, वो जो भेड़ है उसके खून को चूसता है वो। तो इसलिए आपको उसको भेड़ को हमेशा जो है 3 या 4 महीने के बाद जो है पेटे कीड़ों की दवा जरूर पिलाते रहें। इसके अलावा मौसम में बदलाव के साथ पशुपालकों को भी कुछ तब्दीलियां करनी होती है। जैसे मार्च माह में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी। इस समय में भेड़ों को एटेरोटोक्सीमिया का रोग होने की आशंका बनी रहती है। इससे बचाव के लिए समय रहते पशु को टीका लगवाना चाहिए। साथ ही ऊन कतरने के 8 से 10 दिन बाद उनके शरीर पर कोई घाव ना होने पाए, इसके लिए उन्हें कीटाणुनाशक घोल से नहला देना चाहिए। भेड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर टीकाकरण कराएं, जिससे इनकी संख्या और इनसे मिलने वाले उत्पादन में इजाफा किया जा सके। तो अभी आपने भेड़ पालन के बारे में जाना। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर, मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं।
आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज की महिला उद्यमी से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मनाकर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। जब भी हम मंदिरों में जाते हैं या फिर पूजा स्थलों पर जाते हैं, सच्चे मन से फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और वहाँ की सीढ़ियों से उतर जाते हैं बिना ये सोचे कि पता नहीं प्रकृति पर इसका क्या असर हो रहा होगा। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी से जो कि प्रकृति और भगवान पर दे रही हैं पूरा ध्यान और साथ ही साथ किस तरह से कर रही हैं उनकी रक्षा। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये दास्तां। तेरा तुझको अर्पण की तर्ज पर एक महिला है जो मंदिर से निकले फूलों, नारियल और अन्य पदार्थों का समुचित इस्तेमाल करती है। वो इन फूलों से घर की सजावट और पूजा पाठ का सामान बनाती है। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की रहने वाली पूनम की। पूनम बताती है कि आरोही इंटरप्राइजेस के तहत करीब 25 मंदिरों से फूलों का संचय किया जाता है और इनसे तरह तरह की चीजें बनाई जाती है, जिसमें उन्होंने 20 से 25 महिलाओं को जोड़ रखा है। ये महिलाएं हाथों से कई तरह का सामान बनाती है, जिसमें भगवान की मूर्ति, धूप बत्ती स्टैंड, हवन सामग्री, दीपक, शुभ लाभ मुख्य है। तारीफ की बात तो ये भी है कि पूनम इनकी पैकिंग के लिए भी माता को चढ़ाई जाने वाली चुनरी का उपयोग करती है। पूनम के इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को सुरक्षित रखना है। मंदिरों से निकलने वाले इन पदार्थों का सही इस्तेमाल करके पूनम जहां पर्यावरण की रक्षा कर रही है, वहीं महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। उनके इस प्रयास में परिवार के हर सदस्य ने भरपूर साथ दिया है। हम मंदिर के फूलों को रिसाइकल करते हैं। हमारी संस्था का नाम है सेव पृथ्वी और इसमें हम गुड़गांव में काम करते हैं, जिसमें गुड़गांव के 25 मंदिरों से हमारे पास फूल आता है और उन फूलों को हम रिसाइकल करके हैंडमेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके द्वारा एक तो हम एनवायरनमेंट को बचाते हैं, दूसरा हम लोग वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। 200 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। अभी कश्मीरी माइग्रेंट्स लेडीज़ को भी ट्रेन किया है जम्मू में और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयमेंट में जनरेट कर पाऊँ, क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्ट हमने बनाया है सब कुछ हैंडमेड है। अगर हम इसे मशीनरी पे जाएंगे तो अराउंड 2 से 3 महिलाओं को ही काम दे पाऊँगी, लेकिन अभी मेरे साथ 20 से 25 महिलाएँ ऐसी जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ इसको जुड़ के काम कर रही हैं। तो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारा प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि जितना भी फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ चढ़ाते हैं, लेकिन वो फूल कुछ ही मिनटों में कूड़े में चला जाता है। तो उस कूड़े से तक जाने से बचाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव हमारा स्टार्ट किया है। यही वजह है कि आज पूनम आत्मनिर्भर होकर बाकी महिलाओं को भी इस ओर ला रही है।
इसी कड़ी में पूनम ने करीब 200 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया है। वो कहती है कि ये काम इतना सहज है कि महिलाएं इसे घर पर भी आसानी से कर सकती है, वो भी बिना किसी मशीन की मदद से। हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई भी महिला अपने घर में बैठ के इस काम को कर सकती है, क्योंकि हर महिला के पास 2 से 3 घंटे का टाइम होता है जिसमें वो अपना फ्री होती है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको कोई भी महिला अपने घर बैठ के 2 से 3 घंटे के टाइम में, जो उसका एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसमें ये प्रोडक्ट्स बना सकती है और अपने लिए इनकम जनरेट कर सकती है। मेरा मानना है कि हर महिला में एक हुनर होता है और उसको निकालने की ज़रूरत है, और मेरी सभी महिलाओं से ये गुजारिश है कि एक बार अपने आप को पहचानिए और अपने लिए एक बार निकल कर देखिए, कुछ कर देखिए। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। ये पहल हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। पूनम जी जैसे लोग अपने प्रयासों से काफी हद तक इसे सफल बना रहे हैं, जो स्वच्छ और मेक इन इंडिया जैसे सपनों को पूरा करने में सार्थक कदम उठा रही है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला उद्यमी से। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां उम्मीद करेंगे आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।